रियासतों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अनंतनाग राजौरी सीट पर भी शनिचर को वोटिंग होगी। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर पहले 7 मई को वोटिंग होनी थी, लेकिन भारी बारिश, बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से पोलिंग की तारीख बढ़ाकर 25 मई कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार जम्मू के राजौरी और पुंछ अजला के लोग वादी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम के वोटरों के साथ वोट डालेंगे। दफा 370 के खात्मे के बाद लोकसभा हलकों की हदबंदी में अनंतनाग राजौरी सीट वजूद में आई है। इस सीट पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ के दरमियान सैरुखी मुकाबला माना जा रहा है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के में कल 25 मई को पोलिंग हो रही है। इस सिलसिले में पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हल्के के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगी। पोलिंग अमले के साथ ईवीएम और दीगर मवाद को पूरे लोकसभा हल्के में मुतालिका पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया गया है। पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती, एनसी लीडर मियां अल्ताफ, जेके अपनी पार्टी के लीडर जफर इकबाल मनहास और डीपीएपी लीडर एडवोकेट सलीम परे इस सीट के अहम दावेदार हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का कुल 18 असेंबली हल्कों पर मुश्तमिल है, जिसमें 7 राजौरी और पुंछ में है। कश्मीर के 11 इलाकों में अनंतनाग, कुलगाम और जैनपुरा के इलाकों में 18 लाख से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 9,33,647 मर्द, 9,20,920 खवातीन वोटर्स शामिल हैं और 27 तीसरी सिंफ के वोटर्स भी हैं। तकरीबन 17,967 माजूर अफराद और 100 साल से ज्यादा उम्र के 540 अफराद पीसी में अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। अपील है कि 25 को आप रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे आपका नाम दर्ज है वहाँ पे जाइए और अपना जो हक है उसको यूज़ कीजिए। हमारे, आपको सबको पता है, हमारे आईन में कुछ राइट्स है, कुछ हमारे हुकूक है, लेकिन मुझे लगता है वोट डालना एक ऐसी चीज़ है जो हमारा हक भी और हमारी जिम्मेवारी भी है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो रुझान रहा है या जो बाकी अभी तक फेजेस में पूरी यूटी में हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िला अनंतनाग में भी और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। हम इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग के पास ही मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग अमला है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो रहा है और इसके लिए काफ़ी जो है सिक्योरिटी के इंतजाम अमल में लाए गए हैं और जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और CAPF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती अमल में लाई गई है। और हम आपको बता दें कि ये जो डिग्री कॉलेज अनंतनाग है ये डिस्ट्रीब्यूशन कम कलेक्शन सेंटर भी है और जहाँ से पोलिंग अमला जो है अपने अपने सेगमेंट्स की जानिब, अपने अपने पोलिंग बूथ्स की जानिब रवाना हो रहा है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि ये खानाबल चौक का मंजर है और जहां पर आप देख सकते हैं कि अक्सर और बेशतर पोलिंग अमले को जो लेकर गाड़ियां हैं वही यहां पर दिख रही है और साथ ही साथ सिक्योरिटी के भारी इंतजाम और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम के बीच ये जो गाड़ियां हैं ये यहां से रवाना हो रही है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन गाड़ियों में जो है पोलिंग अमला सवार है। और हम आपको बता दें कि ये अनंतनाग राजौरी लोकसभा सेगमेंट के लिए कल पोलिंग हो रही है और जो काउंटडाउन है वो अभी शुरू हो चुका है और महज कुछ घंटे के बाद ही जमहूरियत का ये जश्न जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। और ये तवक्को की जा रही है कि बारी से बारी तादाद में जो अफराद है, जो वोटर्स हैं, वो पोलिंग बूथ की जानिब रवाना होंगे। कुल मिलाकर 18,30,000 से जायद वोटरान जो है वो कल हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। और हम आपको बता दें कि जो 18 कंस्टिट्यूएंसीज असेंबली सेगमेंट्स हैं साउथ कश्मीर और पुंछ राजौरी के, तो वहाँ के लोग जो है कल इसमें वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। और आप फिर एक बार आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो ये पोलिंग अमला है ये रवां दवा है अपनी अपनी मंजिलों की जानिब और ये तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग कल निकलेंगे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। अहम हिफाजती इक़दामात बशमूल लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी और राजौरी के अंदरूनी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती में इजाफा किया गया है। जिला इलेक्शन ऑफिसर राजौरी ओम प्रकाश भगत ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों पर कंट्रोल लाइन के पार से गोलाबारी की माजी में कोई मिसाल नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वो बंकर्स और मुतबादिल पोलिंग मकामात को तैयार करके किसी भी सूरत हाल से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अहम बात यह है कि नाजुक खतरनाक जुमरे में पोलिंग बूथों में से राजौरी में 542 पोलिंग स्टेशनों में से
45 LOC के साथ वाक़ हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि तमाम अहम और इन पोलिंग स्टेशनों के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हमारे बॉर्डर एरिया में भी 45 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके लिए हमने स्पेशल एरिया प्लान बनाया हुआ है। इनके सब शेलिंग उनको अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए आर्मी से, CRPF से या BSF से हम मदद लेके या बुलेट प्रूफ व्हीकल लेके उनको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसके अलावा शेडो एरियाज हमारे पास 2 आते हैं, कोटचरवाल और कोटचरवाल A, पोलिंग स्टेशन नंबर 108, 109, जिसमें हमें कम से कम जो पोलिंग पार्टीज को चल के 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है उनको चलने में। तो उनके लिए भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वापसी के टाइम पे उनको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में तकरीबन 25 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतहर आमिर शफी खान ने कहा कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पोलिंग अमला पहले ही रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार ECI की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। खवातीन, बुजुर्ग और जिस्मानी तौर कमजोर अफराद की सहूलत के लिए भी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पोलिंग अहसन और खुशगवार तरीके में मुनक्किद होगी। यहाँ टोटल 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, DHपुरा, देवसर और कुलगाम। टोटल 364 पोलिंग स्टेशन हैं जो 271 पोलिंग लोकेशंस पे स्थित हैं। सभी पोलिंग पार्टीज आज तीनों हमारे डिस्पैच सेंटर्स पे सेफली प्रॉपरली रवाना हो गए एंड ऑल ऑफ देम हैव रीच्ड देयर पोलिंग स्टेशंस प्रॉपरली। सभी पोलिंग स्टेशंस पे उन जगहों को प्रोमाइसेस के एंटी सबोटाज चेक के बाद सभी पोलिंग अमले को प्रॉपरली इंडक्ट किया गया है एंड दे आर नाउ प्रॉपरली प्लेस्ड एट द पोलिंग स्टेशंस। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए वोटिंग कल 25 मई को होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग पार्टियों की टीमें भी शोपियां जिले के जैनपुरा हल्के में पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। EVM और जरूरी दस्तावेजात से लैस पोलिंग अफसरान ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अपने मुतालिका पोलिंग मराकज की तरफ जाना शुरू कर दिया। संवेदनशील इलाके में वोटिंग होनी है, तो किस तरह आप इस को देखिए, यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग 37 जैनपुरा जिसे पहले बच्ची कहा जाता था के लिए कल मतदान होंगे। हमारे यहाँ करीब 129 पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी 103 लोकेशंस हैं। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे वेब कास्टिंग का भी इंतजाम किया गया है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होंगे। अगर हम बात बच्ची की करेंगे सर, 2002 में जब PDP ने इलेक्शन जीता था उस वक्त ये आरोप लगाया गया था कि जमात इस्लामी ने उनका सपोर्ट किया, तब जो वोटिंग की शरह अच्छी खासी रही। अब इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो हालात बदल चुके हैं? इस वक्त काफी अभी तक जितने भी फेजेस हो गए हैं काफी अच्छा टर्नआउट आया है और हम इस फेज में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस आ जाएगा। काफी यंगस्टर्स में काफी उत्साह है। सभी हर एज के जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं कतारों में देखे गए पिछली बार भी और अब के बार भी इंशाल्लाह अच्छे से चुनाव हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। राजौरी के 4 हलकों के लिए 4 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशनों को कल होने वाले इंतखाबात के लिए सजाया जा रहा है। इन चारों पोलिंग स्टेशनों पर खवातीन अमला होगा और ये पोलिंग स्टेशन खास तौर पर खवातीन के लिए बनाए गए हैं। खवातीन इन पिंक पोलिंग स्टेशनों को लेकर बहुत पुरजोश हैं। पोलिंग के लिए इन सीटों पर खवातीन अमला तैनात किया गया है। खवातीन अमले का कहना है कि वो बहुत पुरजोश हैं। ऐसा ही एक पोलिंग स्टेशन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी में कायम किया गया है, जहां इस स्टेशन को गुलाबी रंग से सजाया गया है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलका के लिए कल पोलिंग होनी है और खास इंतजाम जिला प्रशासन राजौरी की तरफ से किए गए हैं। इस वक्त मैं एक पिंक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये राजौरी का AC 85 राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक पिंक पोलिंग स्टेशन है। यहाँ सिर्फ महिलाएं जो हैं, वो स्टाफ जो है वो महिलाओं का ही रहेगा और पिंक ड्रेस रहेगा और पूरी तरह से स्टेशन को पिंक बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। बैलून से इस पोलिंग स्टेशन को सजाया गया है और ख़ास ख्याल ये रखा गया है कि किसी भी तरह की कमी जो है इस स्टेशन पर ना रहे। मैं आपको इस स्टेशन के अंदर ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो स्टाफ है वो वुमेन का स्टाफ यहाँ पर रहेगा। और कल यानी 25 तारीख को जो पोलिंग होनी है
उसमें ये स्टाफ जो है वो तैनात किया गया है, ये वुमेन का स्टाफ जो है वो तैनात किया गया है। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर ऐसे क्या हैं? हाँ, मेरा नाम मधु शर्मा, मैं यहाँ पे एज अ P2 काम कर रही हूँ। जी किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ हिदायत आपको दी गई है? तैयारियाँ तो आप खुद ही देख लोगे कि अच्छी चल रही हैं, ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हिदायतें यही हैं कि हम ये जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ और उसको फुलफ़िल कर पाएँ। यहाँ का पिंक बूथ, तो उसकी थीम जो है टोटली पिंक है और जो कि रिलेट करते हैं कलर लेडीज़ को। तो यहाँ पर जैसे पहले मैंने बताया कि जो भी स्टाफ है सारा, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे जो हैं वो, और P1, P2, P3 जितने पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो सभी फीमेल हैं। तो उनको सभी जो है फीमेल ही जो इसको पूरा हैंडल करेंगे और इसका आज के दिन से तैयारी से लेके कल के एंड तक जो सारा काम है वो फीमेल्स ही देखेंगी। तो इनका कहना है कि ये हिदायत यहाँ पर दी गई है कि अच्छे से यहाँ पर पोलिंग हो, किसी भी तरह की कमी जो है यहाँ पर ना रहे, सजावट में कमी ना रहे और एक खूबसूरत पोलिंग स्टेशन यहाँ पर दिखेगा। पिंक पोलिंग स्टेशन जो सिर्फ लेडीज़ स्टाफ यहाँ पर होगा, वुमेन जो हैं यहाँ पर स्टाफ यहाँ पर होगा और अच्छे सुचारू ढंग से पोलिंग जो है आने वाले कल यहाँ पर भी इस स्टेशन पर भी करवाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए दिल्ली में माइग्रेंट मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए सभी तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं। 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशनों पर वोट कास्ट किया जाएगा। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद पंचगोत्रा ने कहा कि चुनाव को लेकर तमाम तरह की सुविधाएं की गई हैं और इस बार भी ट्रांसपोर्ट सुविधा मुफ्त रहेगी। जैसा कि जो पहले 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई है बारामूला और श्रीनगर, वैसी ही तैयारियां इस बार भी हैं। हमारी तरफ से जो SRTC जो बसेस लगाई गई हैं कि माइग्रेंट वोटर को फैसिलिटेट किया जाए, उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। अपने अपने घरों से उठा के तो उधर जो पोलिंग स्टेशन उन्होंने ऑप्ट किए हुए हैं वहाँ पे पहुँचाते हैं, उसके बाद वही उनको ड्रॉप कर देते हैं। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के दावे के बाद कि श्रीनगर हल्का इंतखाब से PDP उम्मीदवार वहीद पर्रा दहशतगर्दों के साथ मुलविस हैं। PDP के रियासती सेक्रेटरी आरिफ लाइगुरु ने कहा कि यह मामला ज़ेर समात है, अदालत ने इन्हें हरी झंडी दे दी है। अल्ताफ ठाकुर हमारे यूथ आइकन पर इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? क्या हकीकत यह है कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वो दहशतगर्द हैं। हमारी पार्टी के पास इनके खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का इख्तियार है, लेकिन हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। आरिफ लाइगुरु ने उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की, जो PDP के मुताबिक अक्सर PDP पर बीजेपी के हामी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये अल्ताफ ठाकुर जी ने कहा है कि वहीद पर्रा साहब के, ये बड़ी कश्मीर की एक बदकिस्मती की बात है कि यहाँ वो लोग तर्जुमान बन रहे हैं बड़ी पार्टियों का जिनका कोई सियासत से कोई नामो निशान जिनकी सियासत में है नहीं। कहीं ये अल्ताफ ठाकुर पंच का इलेक्शन नहीं जीत के आए हैं और ये इल्ज़ाम लगाना, ये कोर्ट को चैलेंज करना है। वहीदुर्रहमान पर्रा साहब आज ट्रायल पे है, अभी वो प्रूव केस नहीं है, जो भी फर्जी केस उस पर लगाए गए हैं। शायद मैं याद दिलाना चाहूं इस अल्ताफ ठाकुर जी को, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आए इंडोर स्टेडियम में, उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला कि अगर हिंदुस्तान में कोई यूथ आइकन होना चाहिए तो वहीदुर्रहमान पर्रा जैसा होना चाहिए। जहां तक ये इल्जाम की बात है कि बीजेपी हमारे कैंडिडेट पे लगा रही है, देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं। PDP ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि वो उग्रवादी है। क्या साध्वी प्रज्ञा पे केस चल रहा है, क्या वो भी उग्रवादी है? हमारे गृह मंत्री पे केस चल रहे थे, क्या वो भी उग्रवादी है? हमारे प्रधानमंत्री पे केस चल रहे थे, हमने तो कभी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि कोर्ट ऑफ एक लॉ है, अभी कोई जजमेंट आई नहीं है, ट्रायल पे है। तो इनका ये कहना, जिनकी कोई सियासत में कोई वजूद ही नहीं है, अल्ताफ ठाकुर जी ने एक पंच नहीं जीत पाए हैं यहाँ पे कश्मीर में, और बड़ी बड़ी बातें ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि वहीदुर्रहमान पर्रा साहब पे इल्जाम लगाए रहे हैं। वहीदुर्रहमान पर्रा साहब वही है जिन्होंने स्पोर्ट्स में यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाया है। आज ये गवर्नर साहब, ये बीजेपी बड़ी बड़ी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहीदुर्रहमान पर्रा साहब ने बनाया है एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। मैं बीजेपी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि हमने हमेशा
जोड़ने की बात की, इन्होंने हमेशा तोड़ने की बात की। हम नफरत की सियासत नहीं करते पीडीपी। हमने जो सियासत यहां पे की है, हमने कश्मीर मसले कश्मीर के हवाले से कश्मीर के नौजवानों की बात उठाने की सियासत की, हमने जेलों से नौजवानों को छुड़ाने की सियासत की, हमने जो बेरोजगार यहां पे उनको रोजगार दिलाने की सियासत की। लेकिन बीजेपी एक वाहिद तंजीम है यहां पे, और जो ये चटपुंजी है उन्होंने मैदान में छोड़े हैं, जिनकी कोई सियासत बसीरत है ही नहीं। और ये इल्जाम लगाना हमारे कैंडिडेट पे, हम तो ये चुप करके, क्योंकि हम इनको लिफ्ट देना नहीं चाह रहे, वरना तो हम इन पे डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं इस बात पे। मुझे लगता है अल्ताफ ठाकुर साहब को अवाम में वहीदुर रहमान परा साहब से माफी मांगनी चाहिए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 370 पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मुजफ्फर शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने के लिए आपको 1/3 अक्सरियत की जरूरत है। मारूफ वकील फाली नरिमन ने कहा था कि 370 पर अहम मसाइल पर बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह फैसला खालिस तकब्बुर को जाहिर करता है। हमारे पास पीओके और चीन जैसे मसाइल हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हमें इसे भी भूल जाना है? उन्होंने रियासत का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। पार्लिमानी इंतखाबात में 370 के खिलाफ खामोश वोट पड़ा। 370 का मामला बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। एब्रोगेशन ऑफ 370 है, ये यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मैसिव मेजॉरिटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहां क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, और साइलेंट मेजॉरिटी यहां की पूरे 3 खितों में, हमारे लद्दाख में, जम्मू में, यहां पर, वो साइलेंटली आपको अपने वोट से बता रहे हैं कि आपने जो डिसीजन 370 पे लिया है वो यहां के लोगों को नामंजूर है, पीरियड। क्योंकि पब्लिक की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अब चूंकि लीगल प्रोसेस है, उसको हमारे लॉयर्स जो हैं वो एग्जामिन करेंगे, और कि फर्दर कोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ ये इस बारे में बात हो रही है। एक ही बात मैं ये भी बता दूं कि 370 को एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन से, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना, आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए उसके लिए, और न वो आपके पास है, न वो इंशाल्लाह आपके पास आएगी। तो 370 वही है जहां था। हां, अब चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था उसके पहले और आज दोबारा दिया है, मगर अभी भी उनका यही मानना है, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, और जो दुनिया में माने जाते हैं, पूरा वर्ल्ड उन पर नजर रखता है। उनमें से एक फाली नरीमान साहब, उनका हाल ही में इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ये जजमेंट जो है, इट हैज नॉट आंसर्ड, कि जो कुछ पूछा गया इनसे, स्टेटहुड पे आंसर नहीं हुआ है, गवर्नर के पावर्स पे आंसर नहीं हुआ है, डिवीजन ऑफ द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, उस पे आंसर नहीं हुआ है। इट इज साइलेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन का क्या मामला है, किस तरह से 370 पे वो फिर सामने आया, वो सब चीजें उनने ये भी, दे वेंट टू द एक्सटेंट टू से दैट दिस जजमेंट इज एरनस। सो नाउ, अब चूंकि ये कोर्ट का इश्यू है, और कोर्ट का फैसला सबकी हमारे सराहों पे है, बट आई हैव एवरी राइट टू एग्जॉस्ट ऑल माय लीगल ऑप्शंस। सो उन लीगल ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करने के लिए अवर पीपल आर गोइंग टू सी कि किस तरह से इसको क्या करना चाहिए, क्या इसमें क्या क्यूरिटी पिटिशन लेनी है, और क्या इसमें इश्यूज हैं। मगर एक बात मैं आपको ये भी कहूं, और उस पर जल्द से जल्द ये फैसला लिया जाएगा कि व्हेन एंड हाउ इट शुड बी डन। एक बात बहुत अहम है इस फैसले से, क्योंकि मामला कश्मीर का है, तो क्या हम फिर ये भूल जाएं कि जो हमारे पास चाइना के पास हमारा एरिया है? आफ्टर दिस डिसीजन डू वी फॉरगेट अबाउट इट? वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जरिए पाकिस्तान के हवाले से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इससे खास सोच का अंदाजा होता है। एस जयशंकर ने कहा कि यह बयान इस बात की तरफ इशारा है कि कुछ भी ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात पाकिस्तान को खुश करने के लिए दिए जाते हैं। Came up to you and said, which I noticed, that when Farooq Abdullah said that पाकिस्तान से बात करना चाहिए, वो न्यूक्लियर कंट्री है, उनके पास बम है, वो चूड़ियां नहीं पहनी हुई, घर में घुस के मारने से. But I noticed that nobody in the interactions with you came around and said, hey, he has a point of view. Why don't you talk to them? Why do you think that happened? Look, in respect of what
Dr. Farooq Abdullah said. I think the remarks he made, in a way, give you a sense of the thinking. Okay, this respect for Pakistan's bomb, this advocacy of don't do anything. You know, this is also the advocacy we saw at 26/11. You know, terrible attack on us. We are outraged, but we have decided after careful deliberation to do nothing. You know, because it is a desire to conciliate Pakistan, to appease Pakistan, because somewhere in their minds everything is linked. Vote bank is linked, that whole Kashmir cozy arrangements is linked, the Pakistan policy is linked. It comes as a package. Okay? Because if you see, the same people all have similar position, all of this, you know. The Khan Market, International Khan Market gang. Yes, and there's a specialty shop. I'm going to keep coming back to that. There's a appeasement, super appeasement block within that market. Okay. Okay. So the fact, the Mombatti gang. Yes, in a way. Huh. So you can say that, look, they have convinced themselves, and they are seeking to convince the country that this is the best way by which we should exist. I think the rest of the country doesn't accept it. You know, look, the rest of the country was outraged at the lack of response to 26/11. The rest of the country saw that 370 was a scam. The 370 was a continuation of an arrangement because it benefited some people. And today the country is even more convinced of it, because the country is saying, okay, 5 years after 370 was abrogated, look at the results on the ground. You know, even that you could have debated. Look at how the polling has taken place. आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी ने आखिरकार समरात देना शुरू कर दिए हैं। यूनियन टेरिटरी पिछले 2 सालों में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा सनती सरमायाकारी का मुशाहिदा कर रही है। हुक्काम के मुताबिक बुनियादी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सरमायाकारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता 2 सालों में 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हुई हैं और कई नई सनतें भी लगाई गई हैं, जिससे रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। तिजारती कॉमर्स और सनत से वाबस्ता लोगों ने भी इसे नया जम्मू कश्मीर का एक अच्छा इशारा समझा और आने वाले वक्तों में मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौक़ों के साथ उम्मीद जाहिर की। हुकूमत की खासकर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोशिश है कि नए इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया जाए, हौसला अफजाई की जाए। नए इन्वेस्टर्स कितना उत्साह दिखा रहे हैं? मैं यकीनन अगर आप इस बार कठुआ की तरफ जाएं और आप देखिए कि एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है जम्मू कश्मीर का, और हमारा ये मानना है कि जहाँ जब इन्वेस्टमेंट आएगा वो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेके आएगा, और उस चीज़ का एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि वो चौमुखी विकास उस एरिया का हो जाता है। तो अगर इस तरह से हमारे कठुआ सांबा विकसित होंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर विकसित होगा और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मैं अभी तक ये बताऊं कि पिछले 2 साल में जो ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा प्लांट मशीनरी बिल्डिंग पे लगा, 20,000 करोड़ के करीब है और 17,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट है। मैं जब से पॉलिसी है बता रहा हूँ, और जो प्रपोजल अगर सिंगल विंडो में देखे हैं, देयर आर प्रपोजल वर्थ 1 लाख करोड़ विच इंक्लूड दिस ऑल्सो, बट इतना मतलब इंटरेस्ट बाहर और डेली इन्वेस्टर्स गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब से आ रहे हैं, पॉलिसी को समझ रहे हैं, और चूंकि अब उनको लगता है कि 24 सितंबर एवरीवन वांट्स की एक्सटेंड हो, बट इंटरेस्ट जो है पूरे भारत में ना आज की डेट में अगर जो और इस तरह की मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें 4 गुना आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, वो कहीं पे भी नहीं है। तो एक बहुत लिक्विडेटिव पॉलिसी है, उसके चलते लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, जब मैं बदलाव की बात करूं, और जब से अगर आप देखिए कि 2019 5 अगस्त 370 हटने के बाद मानो कि एक फ्लड सा जो बाहर की इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर आ रहा है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि अगर मैं वरुण बेवरेजेस की बात करूँ या कंधारी बेवरेजेस की बात करूँ या मैं साइक्लोन बेवरेजेस की बात करूँ या जी फार्मा की बात करूँ, फार्मास्यूटिकल्स कितनी कंपनीज आई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय बदलाव की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। और उसके ज़मीनी स्तर पर अब उसके जो है जो उसके निशान अब दिख रहे हैं, क्योंकि ये कंपनीज इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर आकर इतनी बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम बदलते जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करूं या हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई जी की बात करूं या हमारे माननीय उपराज्यपाल जिस तरीके से पूरे संदर्भ में इसको लीड करते हुए आगे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला जो पल होगा जम्मू कश्मीर, जिसको हम प्रथम स्थान पर रखते हैं जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक उभरता जम्मू कश्मीर होगा और एक नई किरण और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर इस मायने में। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुक। मां के हाथ निःशुल्क सेवा, हाईकोर्ट ने दी टेम्परेरी बेल। जबलपुर में 10 साल की बच्ची ने की आत्महत्या, मां ने घुमाने ले जाने से किया था मना, गुस्से में फांसी पर झूली मासूम। दमोह में लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश, 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में हुआ मामले का खुलासा। भोपाल में पुलिस थाने से 24 एसी हुए चोरी, एसी से भरे कंटेनर में आग लगने के बाद अच्छी हालत में बेचे एसी गायब, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। उज्जैन में ट्रक की चपेट में आने से महिला टोल कर्मी की मौत, घटना का वीडियो आया सामने, ट्रक में साड़ी फंसने से चपेट में आई थी महिला। दुर्ग में ट्यूशन जा रही छात्रा को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही छात्रा की मौत, चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार, बेलाई नगर थाना क्षेत्र का मामला। महासमुंद में निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया मतगणना स्थल का जायजा, स्ट्रांग रूम में भी देखी व्यवस्था, मतगणना के लिए लगाई जाएगी 14 टेबल। बलरामपुर में कृषि अधिकारी और थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर, तालाब निर्माण कार्य में 10 लाख से ज्यादा का गबन, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उमरिया में बदमाशों का उत्पात, तहसीलदार के ड्राइवर से की बदसलूकी और मारपीट, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नारायणपुर के अबू झमाड़ में नक्सली मुठभेड़, ईरान के सदर आयतुल्ला इब्राहिम रईसी और इनके साथियों की मौत पर ईरान के साथ इजहार यकजहती के लिए आज मागाम में मार्केट और दीगर तिजारती इदारे बंद रहे। वाज़ेह है कि आज ईरानी सदर और इनके साथियों का रस्म चहरुम मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से मुख्तलिफ जगहों पर तकारीब, ताज़ियती जुलूस और फातिहा ख़्वानी, कुरान ख़्वानी की जा रही है। मागाम में ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मतलब मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसे कि आप जानते हैं, ईरानी सदर और उनके साथियों की मौत के बाद पूरी दुनिया में गमो गुस्से की लहर है और मातम कुना है सारा आलम। और इसी तरह मागाम में भी आज चौथा जो रस्मी चहरुम है, उस सिलसिले में मागाम में आज तिजारती इदारे जो हैं वो बंद रहे हैं। और आप देख सकते हैं सारे दुकानें जो हैं आज उसी सिलसिले में, उसी कड़ी के सिलसिले में आज तमाम मागाम मार्केट जो है सारा बंद रहा है। और आज उस यानी ईरान के उन जो सदर है और दीगर साथी जो हैं उनकी इज़हारी यकजहती और उस मातम की घड़ी में साथ देने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए ये मागाम मार्केट है, क्योंकि गुलमर्ग हाईवे हैं और जिस पे सबसे ज़्यादा असर रहता है गाड़ियों का, सयाहों का। और आज जो भी दुकानें हैं वो बंद है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस घड़ी में ईरान के साथ में ये लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं और गम से निडाल है ये लोग, क्योंकि आयतुल्ला इब्राहिम रईसी एक बड़ी शख्सियत थी, आयतुल्ला थी, मुज्तहद थे और साथ साथ सदर भी रह चुके हैं। और इसी के सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दुकानें जो है वो बंद हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में, मुख्तलिफ इदारों में जो ताज़ियती इजलास हो रहे हैं, तकारीब हो रहे हैं और साथ साथ फातिहा ख़्वानी, मरसिया ख़्वानी, क्योंकि आज जो ईरान के सदर और उनके साथियों का जो रस्मी चहरुम मनाया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ये लोग यहाँ आए हैं मागाम मेन मार्केट में। और इस तरह से जो आयतुल्ला इब्राहिम रईसी है और इसी तरह से दूसरे जो शहदा है, दूसरे जो साथी हैं और उनकी उस शहादत को, उनकी उस मौत को याद किया जा रहा है, उस कुर्बानी को याद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सीने पे हाथ रखकर नौजवान जो हैं सीना को भी कर रहे हैं और इस कड़ी में करबला के शहदा को याद किया जा रहा है। यहाँ ये बैनर हाथों में लिए हुए हैं और आयतुल्ला शहीद रईसी और दीगर जो जितने भी साथी हैं और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्ला सैयद अली ख़amenei का भी हाथों में लिए हुए बैनर हैं और इस तरह उस मातम की घड़ी में साथ हैं। और यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग जो हैं काफ़ी तादाद में इस जुलूस में शामिल हैं और तिजारती इदारे भी बंद हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।
उधर बडगाम में भी ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। चहारुम के मौके पर बडगाम में बाजार और दुकानें बंद रहीं। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी लगाई गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद जहां वादी भर में ताज़ियती जुलूस बरामद हुए, वही आज उनके चौथे पर बडगाम में एक मरतबा फिर से मार्केट क्लोज है और यहाँ पर सबीलें लगाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से आज दिन के लिए बंद रहेगी। यहाँ पर सबीलें भी लगाई गई है। सबीलें यहाँ पर आप देखें, क्योंकि जो भी राहगीर है उनको यहाँ पर पानी पिलाया जाएगा। यहाँ पर दीगर जो खाने पीने के चीज़ें वो रखी गई है, क्योंकि आज फातिहा खानी है और बडगाम में आज मजलिस अज़ा भी मुनक्किद होगी। और आप देखिए, क्योंकि फिर से हम आपको दिखाएंगे मार्केट पूरी तरह से क्लोज है, ताहम जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, लोकल गाड़ियां हैं, उनकी नक्लो हमल जारी है। मार्केट आज दिन के लिए एक मरतबा फिर से बंद रहेगा। आपको पता है, जब इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी, तब बडगाम उस दिन बंद हुआ था और ताज़ियती जुलूस का जो सिलसिला था वो दिन भर जारी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ियती जुलूस बरामद हुए। वही बडगाम में भी कई मकामात से जुलूस बरामद हुए जो बडगाम में पहुंचे। और आज एक बार फिर से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आज चौथा है और यहाँ पर फातिहा खाने की तकरीब भी होगी और यहाँ पर आज भी मार्केट जो है बंद रखा गया है, सबीलें लगाई गई है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर आज अगर वो सबीलें लगा रहे हैं मकसद क्या है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा ताज़ियती जुलूस का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था और मुख्तलिफ मकामात पर जो ताज़ियती जुलूस थे वो बरामद हुए। और यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप अपना नाम बताइए। शेर अली। शेर अली, मुझे बताइए, आज यहाँ पर एक मतलब फिर से मार्केट क्लोज है, सबीलें लगाई गई है, मकसद जानना चाहेंगे। मकसद ये, हम जो परसों शहीद हो गए ईरान में, उनका खराज अकीदत पेश कर रहे हैं यहाँ पे। आज उनका रस्म चहारुम में, इस वजह से हमने इंतजाम रखा है यहाँ पे, उनका खराज अकीदत हम पेश कर रहे हैं आज। और मुख्तलिफ मकामात पर बडगाम के सबीलें लगाई गई है, जहाँ पर राहगीरों को पानी के अलावा जो दीगर खाने पीने की चीजें हैं वो फराहम की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। ईरान के सदर आयतुल्लाह रईसी और इनके दीगर साथियों के रस्म चहारुम के हवाले से जिला बांडीपुरा के इंदरकोट सोनावारी में लोगों ने ताज़ियती जुलूस बरामद किया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। ताज़ियती जुलूस में शामिल लोगों ने ईरानी सदर और ईरानी हुकूमत के हक में नारेबाजी करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर्स उठा रखे थे जिन पर ईरानी सदर की तस्वीर और ताज़ियती पैगाम दर्ज थे। का जो ये जुलूस है, जुलूस अज़ा बरामद हुआ है। यहाँ जो ईरान का सदर मोहतरम है आयतुल्लाह रईसी साहब, जो 20 मई को इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, शहादत हुई। आज रस्मी चहारुम की मुनासिबत से हमने एक जुलूस इंदरकूट से निकल कर सुंबल तक इख्तिताम पजीर किया। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो शहीद है, शहीद की याद मनाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये जो यहाँ कारोबारी सरगर्मी है वो यहाँ पे इलाके इंदरकूट को जो दुकानदार है उन्होंने बंद किया और मैसेज दी आवाम को कि जो शहीद है, शहीद की याद मनाना है हर सूरत में। और जुलूस भी यहाँ पे कल से यहाँ मजलिस भी मुनक़्क़िद हो रहे हैं, तिलावत कुरान भी मजलिस खनी भी हो, तिलावत भी हो रहे, मकातिबों में भी मजलिस प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी से की मुनासिबत से आज यहाँ की जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, यह शहीद आयतुल्लाह रईसी की जो शहादत है और उनके हमरा जो बाकी साथी है। ईरानी सदर और उनके साथियों की मौत के बाद जहां हर आंख नम है, वहीं जौहरपुरा नाराबल में रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों ने सबील कायम की और राहगीरों को पानी और शरबत पिलाया। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर इस शिद्दत की गर्मी में गुलमर्ग जाने वाले सयाह और दीगर राहगीर भी शरबत पीते दिखाई दिए। नौजवानों की इस पहल पर लोगों ने सताइश की। आज पूरे वादी कश्मीर में ईरानी सदर और उनके साथियों की जो मौत वाक़ा हुई, शहादत हुई है, और उस शहादत को याद करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस बरामद होते हैं, जलसे बरामद होते हैं। और उसी कड़ी के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ हम जबलपुरा नारबल में हैं और यहाँ एक सबील कायम की गई है और रज़ाकाराना वॉलंटियरली यहाँ पे नौजवान जो है इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अहम रोड माना जाता है, क्योंकि श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे है, यहाँ से ही टूरिस्ट जो हैं वो गुलमर्ग जाते हैं और काफ़ी रश होता है और पैसेंजर गाड़ियाँ भी यहाँ से हैं। तो वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर नौजवान जो हैं इस काम में लगे हुए हैं और अब नौजवान जो है
पानी पिला रहे हैं, चाहे राहगीर हो, टूरिस्ट हो, सब अलग अलग काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक नौजवान है, उनसे हम जानने की कोशिश करें। बताएं, आज आप इस पहल में लगे हुए हैं, ये आप वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जौहरपुरा के रज़ाकार हैं, हुसैनी रज़ाकार। तो जो ये आज हम पानी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, सबको आलम इस्लाम को पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इब्राहिम रईसी की शहादत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक लीडर था, हमारे लिए, ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो हम इसको किसी पे हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्या पता है मौत तो एक ना एक दिन आनी है, किसी को एक तरह के, किसी को एक तरह के। लेकिन हमारा ये दुख हम उन लोगों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके लिए हमारा जो उनका गम हमारा गम, और हम उनके गम में शरीक है। इस तरह से टूरिस्ट जो यहाँ पे आए हैं, ये यानी सरदार लोग हैं। देखिए आप किस तरह उन्होंने भी पानी पिया है, और तादाद में नौजवान जो है वॉलंटियरली यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमें यही कहना चाहिए कि जो ये शहीद हुए, शहीद रियासी, हमें बहुत ज़्यादा दुख है इसमें, क्योंकि हमने कौम के वो बंदे खोए हैं, जैसे कि कासिम सुलेमानी जैसा बंदा। नौजवान है, रज़ाकाराना तौर पर इस काम में लगे हैं और लोगों को, राहगीरों को, टूरिस्ट्स को शरबत पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। काबिल सताइश काम है और ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। खाना है पर होने की सूचना, मुठभेड़ के बाद कई नक्सलियों की गिरफ्तारी। ग्वालियर में पारिवारिक विवाद में मारपीट, पति ने पत्नी को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो आया सामने। बड़वानी में नर्मदा नदी में नहाने गए मामा भांजे की पानी में डूबने से मौत, तेज बहाव और गहरे पानी में जाने से डूबे दोनों, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। रामबन हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, एक बोलेरो कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर उठाए सवाल, कहा हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 28,000 करोड़ का लिया है कर्ज, लेकिन महिलाओं को 1,500 रुपए देने में रही नाकाम। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिमाचल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर अमृत गिल ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा कंगना को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, अगर उन्हें थोड़ा भी ज्ञान होता तो वो अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करती। किन्नौर में 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू, 26 मई तक मतदाताओं को मिलेगी घर से मतदान की सुविधा। एटा में तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में टक्कर, हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत, 2 घायल। बांदा में तेज रफ्तार जंपर ने सवारियों से भरी ऑटो रिक्शा में मारी टक्कर, ऑटो सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत, 4 लोग घायल। बदायूं में टेम्पो सवार श्रद्धालुओं को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, 2 श्रद्धालु की मौत, 8 श्रद्धालु घायल, गंगा स्नान कर लौट रहे थे सभी। मुल्क का सबसे बड़ा हुनर मुकाबला इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन्स 2024 यशुबोबी द्वारका दिल्ली में 30 से ज्यादा रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 900 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। बासलाहियत नौजवानों ने 61 मुख्तलिफ जुमरों में हिस्सा लिया, जिसमें रिवायती दस्तकारी और जदीद टेक्नोलॉजी दोनों का अहाता किया गया है। जम्मू कश्मीर ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और महारत के 20 जुमरों में हिस्सा लिया, जो कि इस खित्ते की महारत की तरक्की के लिए लगन में एक अहम मोड़ था। 22 हरीफों के साथ जम्मू कश्मीर के दस्ते ने 20 महारतों में अपनी शानदार कारकर्दगी के लिए 3 गोल्ड मेडल, 2 कांसे के तमगे और 6 तमगे ऑफ एक्सीलेंस जीते। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अनंतनाग के गौहर बिलाल शामिल थे, जिन्होंने प्लास्टरिंग और ड्राई वॉल सिस्टम में गोल्ड जीता, और डीपीएस श्रीनगर के मोहसिन नासिर और मुस्तफ़ा सुहैब, जिन्होंने खुद मुख्तार मोबाइल रोबोटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस दस्ते के साथ लेनापाधा मिशन डायरेक्टर ज़ियाउल हक तबस्सुम गिलानी और जैंड के स्किल डेवलपमेंट मिशन से बिलाल अहमद भी मौजूद रहे।
की टीम ने स्किल इंडिया में इस बार अपना लोहा मनवाया है, गोल जीते हैं कई सारे और मुख्तलिफ फील्ड्स में। हमारे साथ इस टाइम टीम्स जुड़ी हुई हैं, बात करते हैं उनसे। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम मोहसिन नासर है। ये बताएं गोल किस में निकाला आपने? ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक्स की स्किल में। और थोड़ा बताएं क्या है ये ऑटोनोमिक रोबोटिक्स? ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक्स में एक्चुअली हमें एक रोबोट बनाना होता है जो कुछ पर्टिकुलर टास्क कर पाता है। सम टास्क होते हैं जो जिसमें हम यहीं से कमांड देते हैं, कुछ टास्क होते हैं जिसमें बॉट को खुद ही एनवायरनमेंट परसीव करनी होती है और खुद टास्क करने होते हैं। तो ये बताएं, आप नाम बताएं पहले। मैं मुस्तफ़ा सोएब गानी हूँ और मैं भी ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक्स के फील्ड में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ, आपने भी गोल निकाला है, तो ये बताइए किस तरीके का कंपटीशन था? व्हाट वाज द लेवल ऑफ द कंपटीशन? कंपटीशन बहुत टफ था। 11 स्टेट्स के लोग आए थे, 11 स्टेट्स यूटीज़ के लोग आए थे, मींस 22 लोग थे टोटल, 11 टीम्स एंड वो कॉलेज के लोग थे, हम स्कूल में पढ़ते हैं अभी। सो कंपटीशन वाज टफ, हमें बहुत मुश्किलात भी का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने मैनेज किया एंड गोल्ड हमने हासिल किया। आप नाम बताएं। सर मेरा नाम गौहर बिलाल है। गौहर ये बताइए कि आपने गोल किस में निकाला? सर मैंने गोल्ड लाया प्लस्टरिंग एंड ड्राईवाल सिस्टम में सर। अच्छा। सर मुझे एक ड्राईवाल का स्ट्रक्चर बनाना था सर, वो ड्राईवाल का स्ट्रक्चर एज ए होम, जस्ट लाइक अ होम बिल्डिंग, वही बनाना था मुझे सर। उसमें से मैंने गोल्ड निकाला सर नेशनल लेवल इंडिया में सर। सर वहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया अपने जम्मू एंड कश्मीर को। फिर आऊँगा आप लोगों के पास, आप नाम बताइए। जी मेरा नाम गौहर नज़ीर है। अच्छा गौहर ये बताइए आपने कौन सा ये निकाला है? ये सर किस में था? इलेक्ट्रॉनिक्स में सर। इलेक्ट्रॉनिक्स यस सर। तो क्या था इसमें, क्या करना था? सर टास्क 4 थे। पहले 3.3 DC वोल्ट कन्वर्ट करनी थी 5 वोल्ट में, और दूसरा टास्क था एम्पलीफायर बनाना था, और तीसरा टास्क था PCB सोल्डरिंग, और चौथा था कोडिंग STM मॉडल सर। यस सर। आप बताएं, नाम बताएं। जी मेरा नाम आसिफ अहमद तंदोली है, मैं कंगन गांधरबल से हूँ। क्या बात है। और आप का किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा? हाँ मेरा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। मेरा स्किल कारपेंट्री है। बहुत अच्छा। हाँ। और ये कारपेंट्री मतलब कंस्ट्रक्शन जो होता है जी, उसी में मुझे भी मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिला है इन नेशनल लेवल पे। मैंने भी वर्क हार्ड किया था सर। ये बताएं, जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं कहीं ना कहीं अक्सर जब हम देखते हैं तो पढ़ाई पे बहुत फोकस होता था, स्किल्स पे उतना फोकस नहीं होता था, लेकिन फिर हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फोकस जो है वो स्किल्स पे भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो एक ऑर्थोडॉक्स वे में पढ़ाई से कहीं ना कहीं वो दूर भागते हैं, उनके लिए अगर हम बात करें, एंड दे आर वेल ट्रेंड, स्किल्स जो उनके बहुत स्किलफुल होते हैं, उनके लिए एक पेव पाथ हो रहा है, उनके लिए एक रास्ता बन रहा है आगे। यस सर। मेरे जो थिंकिंग है सर ये है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी आप सीख लें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करो, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। जब तक आपके पास कोई स्किल है तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आपको बहुत मुबारकबाद हो, आपकी टीम जो है गोल्ड निकाल के आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो है दिस इज़ मुबारक है ये पूरे JNK UT को। हमारे बच्चों ने हमको प्राउड फील कराया है। वी हैव वॉन 13 मेडल्स इन इंडिया स्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन्स, आउट ऑफ दैट 3 आर गोल्ड। सो हमारे जो गोल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, दे आर नाउ फ्रॉम टीम JNK, नाउ दे आर टीम इंडिया, दे विल बी गोइंग टू फ्रांस रिप्रेजेंटिंग द इंडियन कंटिजेंट। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जहाँ पे स्किल्स पे उतना फोकस नहीं था, और ये वाला दौर भी है जहाँ पे आज स्किल ओरिएंटेड कोशिश कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने की। उन बच्चों के लिए एक मैसेज जो कहीं ना कहीं कुछ फार फ्लंग एरियाज में रह रहे हैं, दे हैव अमेजिंग स्किल्स बट वो एजुकेशन में मे बी उनका वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए पहले एक ये बात है विच आई वांट टू शेयर दैट आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, चाहे आपके पास डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, वो एक पासपोर्ट की तरह हैं, और स्किल्स जो हैं वो वीज़ाज़ हैं जो उस पासपोर्ट पे लगेंगे। अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं, आपके पास पासपोर्ट है, घर बैठे हैं आप उसके साथ, इफ़ यू हैव टू गो प्लेसेस यू नीड वीज़ाज़ एंड योर स्किल्स आर दोज वीज़ाज़। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये इंडिया स्किल्स का कंपटीशन है, इट्स सिमिलर टू यू हैव ओलंपिक्स इन स्पोर्ट्स। तो बच्चों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। विनिंग और नॉट विनिंग इज़ नॉट द क्वेश्चन, वी शुड कम फॉरवर्ड एंड वी शुड कम्पीट। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्टाइल ब्रेन्स इन JNK। वी आर हेयर टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस, दे शुड ट्राई देयर लक। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे आज कश्मीर का नाम जो है, न सिर्फ कश्मीर का, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया इन बच्चों ने, और उम्मीद यही है कि आने वाला कंपटीशन जो इनका फ्रांस में है वहाँ पे भी ये गोल्ड ही निकाल के आए। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोज कफील। ज़ेर तामीर डलगेट पुल श्रीनगर और इसके मुल्हिका इलाकों के मकीनों के लिए बड़ी तकलीफ का बायस बन गया है। पुल का तामीराती काम नामुकम्मल होने के नतीजे में मुसलसल ट्रैफिक जैम रहता है।
AEE एंड R&B डिवीजन डेलीगेट श्रीनगर आदिल मुश्ताक ने कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि इस पुल पर तामीराती काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस पुल पर तामीराती काम जून 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुल बहुत अहम है क्योंकि यह श्रीनगर के मरकज को लाल चौक से जोड़ता है और इस पुल के करीब TRC और बार बार जाम देखने को मिलता है। अहले इलाका ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि इस मामले का जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात खत्म हो सके। हमारा प्लान है, मैं खुद अभी साइट पे मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं ऑफिस से ज़्यादा यहाँ ही प्रेफर करता हूँ बैठना। एंड हमारा टारगेट जो है बाई 21 जून इट विल बी थ्रू। अभी हम आज या कल में ये डेक स्लैब कर देंगे, फिर उस साइड के वॉल्स रहते हैं और डेक स्लैब वो सारा हो जाएगा। कितना % काम इस पुल पे पूरा हो चुका है? अभी अगर आप देखेंगे अभी 70% कंप्लीट है ये, तो ये आज के शाम तक ये करके 5-10% ये भी चढ़ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लेबर ज़्यादा आप देख सकते हो, लेबर फ्राइडे है, वहाँ स्टील कट रहा है, वहाँ पीछे वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। एट मोस्ट बाई 21 जून इट विल बी थ्रू इंशाल्लाह, बट प्रोवाइडेड कि हमारे को मौसम अलो करे, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठीक रहना चाहिए। वेदर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। यू डोंट नो अबाउट द वेदर ऑफ कश्मीर J&K, यू कैंट ट्रस्ट इट। बाकी आप इंशाल्लाह 20 जून अगर वेदर ने अलो किया इट विल बी थ्रू। आला हुकाम तक और हमारे गवर्नर साहब तक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ब्रिज को जितना हो सके डे नाइट काम कर इसमें काम लगाएं, और कुछ दिनों में ये अगर ब्रिज कंप्लीट हो जाता तो यहाँ का जो रोज़गार जो ठप बैठा है, तो अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि चंद दिनों में ये कंप्लीट हो जाए। लोगों को राहत बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक जाम बहुत होता है। जो 1 घंटे का काम है वो 4 घंटे में होता है। डेलीगेट श्रीनगर के इस पुल पे पिछले साल मार्च में काम शुरू हुआ, लेकिन अब यहाँ पे जो AEE है उनका यही कहना है कि मिड जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बता दें कि यहाँ पे जो डाउनटाउन के एरियाज़ है, ये पुल उनको लाल चौक से मिलाता है और यहाँ पे अक्सर बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक जैम सुबह और शाम देखने को मिलते हैं, जिसको लेके यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। और ऐसे में अब कंसर्न डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि मिड जून तक जो है वो इस पुल को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम की उसका इजाला हो जाएगा। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा से पहले लंगर कमेटियां जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यात्रियों की देखभाल के लिए तैयार हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के अकीदतमंदों की सहूलत के लिए लंगर कमेटियां अपने लंगर कायम करने में मसरूफ हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 3rd इलाके में श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान शेड और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की तरह लंगर कमेटियों के तमाम इंतजाम जारी हैं। मकामी मुस्लिम नौजवान फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के खूबसूरत नुमाइश में नौजवानों ने लंगर कमेटी के अरकान के साथ हाथ मिलाकर लंगर के क़याम में मदद की, जो कि हिंदू और मुस्लिम भाइयों के दरमियान जज्बाती ताल्लुक़ की मिसाल पेश करते हैं। हर साल मुस्लिम नौजवान लंगर के एहतमाम में अपना ताउन देते हैं और इन दिनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मुस्लिम नौजवान अमरनाथ यात्रा में शिरकत करने वाले तमाम अकीदतमंदों को दावत देते हैं कि वो अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं और यहाँ से प्रसाद लें, जिससे हमें बेहद खुशी मिलेगी। राज्यपाल सुल्तान का कहना है कि हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उधमपुर पर 3rd इलाके में लंगर कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें श्री अमरनाथ के अकीदतमंदों के बहुत ज्यादा रश की तवक्को है, लिहाजा इसके पेश नज़र हमारी भरपूर तैयारी जारी है। लंगर लगाते 12 साल लगाते इकट्ठे हो गए, प्रधान जी हमारे साथ ही मिलकर लगाते हैं। हम जितनी मदद होती है हम भी करते हैं इनके साथ, ये हमारे साथ करते हैं। हमारी इधर शॉप है, दुकान है हमारी, इनके साथ हम मिलके काम करते हैं। इधर लंगर में भी 1 महीने के लिए लंगर आता है जब हम इनके साथ ही लगे। हम तो यही बोलते हैं ऐसे ही चलता रहे, हम तो जितनी मदद होगी हम उतनी करेंगे। और ये लंगर अमृतसर का है, पंजाब का, और 14 साल से ये लंगर चल रहा है। ये उधमपुर से 5 किलोमीटर आगे 3rd में लंगर लगता है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात ये है कि 3rd में भी जो यहाँ के हिंदू या मुसलमान हैं वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं हमारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पंचायत रत्ती के मागुल्त गांव के वार्ड नंबर 6 में मोरा में शदीद गर्मी की वजह से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। गांव का पानी का वाहिद जरिया रिवायती बावली मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है। तकरीबन 350 घरानों और मुल्हिका इलाकों को अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। खवातीन खुश्क हो रही बावली से पानी जमा करने की हर रोज कोशिश करती हैं। इनका कहना है कि 1 बाल्टी भरने में 1 घंटा लगता है। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि इनके इलाके में पानी के लिए कोई
मौजूद सहूलत में ऐसा नहीं है। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि महकमा जल शक्ति के नोटिस में होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। महकमे की जानिब से गांव में पाइपलाइन बिछाने के बावजूद मकीनों के पानी की फराहमी में बेतरबियती का इल्जाम लगाया और दावा किया कि इन्हें हर 15 दिन में सिर्फ एक बार पानी फराहम किया जाता है। मैकेनिकल डिवीजन जल शक्ति महकमा उधमपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमेश कुमार ने कहा कि जल्द ही इस मसले को हल किया जाएगा। यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हमें पानी, हम पूरी दिहाड़ी यहाँ पे बैठे रहती है, लेडीज़ बैठी रहती हैं, पर पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे यहाँ ओद भी लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, पर पानी की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये मौसम आता है तो तब पानी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम बहुत दूर से जाते हैं, मतलब वहाँ पे पानी लेने के लिए कोई 3-4 किलोमीटर जाते हैं। तो इतनी परेशानी है यहाँ पे कि रात पर बैठना पड़ता है कि पानी की हमें कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट के आगे यही फील करते हैं कि हमें पानी चाहिए। इधर बहुत परेशानी है पानी की, पानी नहीं आता है, कभी कभी आता है, 10-15 दिन के बाद आता है। हमारा माल भी, हम भी पानी के बिना बहुत परेशान है। बच्चे हमारे दूर से सुबह सवेरा स्कूल जाना पड़ता है और दूर से पानी लाते हैं। डिपेंड करता है इस बोली पे। अगर इसको पानी नहीं है, सारे सब्र कर रहे हैं जी, तो बिना पानी के कोई जी तो सकता नहीं। और यही सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स। अगर कंटिन्यू तरीके से जब पानी चलाएं तो लोगों को मिल भी सकता है, ऐसे कि नहीं मिल सकता पानी। हमारी क्वार्टरली इंटरप्शंस आती हैं और 2-3 दिन के अंदर होपफुली ये सारी सिचुएशन ठीक कर दी जाएगी। नहीं, मोटरें ठीक हैं, लेकिन अभी कल से उसमें फ्लड आया हुआ है, उसकी वजह से इंटरप्शन आ रही है, सोर्स में इंटरप्शन आ रही है। तो वो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे फ्लड रिसीड होता है हमारी रिस्टोरेशन हो जाएगी और फुली पंपिंग स्टेशन फुली फंक्शन करेगा। तो चलिए इस